हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ सेल। कि बेसिक सेल के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या है? जो सेल्स की ओवरऑल टोटल साइंटिफिक स्टडी है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो व्हाट इज सेल? ठीक है, तो सेल जो है हमारा, उसकी दो तीन डेफिनेशंस है। ठीक है, मेनली तो क्या क्या है? फर्स्ट, ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, एक ऐसा यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है एंड हमारे फंक्शंस को डिफाइन करता है हमारी पूरी बॉडी की। ठीक है, और सब दूसरी चीज जो है वो है कि ये हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। हमारी बॉडी जो बनी है वो बहुत सारे सेल से बनी है, हजारों सेल्स मिलकर एक पूरा बॉडी बनाता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, या तो हम जिसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और सेल्स, नए सेल्स कैसे बनते हैं? न्यू सेल्स जो है वो हमेशा बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब वो वाले सेल्स जो ऑलरेडी हमारे पास हैं उनका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और वही सेल डिवीजन जो है आगे न्यू सेल्स हमारे लिए प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हर एक सेल की एक लाइफ होती है। ठीक है, जैसे कि एक सेल है, मान लो अगर वो एक हफ्ता जिएगी, फॉर एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। ठीक है, अगर वो 1 वीक जिएगी तो एक हफ्ते बाद हमारी न्यू सेल जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए, तो वो इन्हीं से बनेगी। प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारी एक नई सेल प्रिपेयर होती है। ठीक है, अब सेल के कुछ मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक्स की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, तो ये है जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है एक फ्लूइड जेली होती है जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्गेनल्स, जिसकी हम इसके बाद बात करेंगे, सारे ऑर्गेनल्स जो है इसके अंदर फ्लोट करते हैं। ये अगर हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जो इसके अंदर फ्लोट करती रहती है, ट्रैवल इधर उधर हिलती रहती है। ठीक है, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल? हम इसको एज गेट कीपर मान सकते हैं। ठीक है, गेट कीपर क्या करता है? उसको पहले डिफाइंड होता है कि ये बंदे अंदर अलाउड है और ये अलाउड नहीं है, तो वो सिर्फ उनको अलाउ करेगा जो उसको पहले से ही इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। सेम इसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस होती है कि इस सेल के अंदर किस किस चीज की नीड है, तो ये क्या करता है? उन्हीं को अलाउ करता है, और अंदर से जो वेस्ट बाहर आना होता है सिर्फ उस वेस्ट को बाहर आने देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल, कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों को बाहर आने देगा जो वेस्ट होगा, और सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर जाने देगा जो यूजफुल होंगी सेल के लिए या जिनको सेल की जरूरत होगी। ठीक है, और ये हमारा जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, मतलब ये 2 लेयर ऑफ फैट से बनता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन शॉर्ट। नेक्स्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म एंड सम ऑर्गेनल्स। ठीक है, कुछ मेन ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? क्या ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, पहली चीज ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म ये जनरेट करता है हमारा एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, क्या करते हैं? सिंथेसाइज प्रोटीन्स को। हमारे पास दो टाइप जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर जो है हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स इसके साथ होते हैं। दूसरी चीज ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, फ्रॉम सेल टू सेल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या करता है? इसके पास पहली चीज राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करता है? ये सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। ठीक है, जिसको आप फैट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज करता है लिपिड्स, फैट्स को। ठीक है, और ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारे ड्रग्स को, या हम जिनको टॉक्सिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है? उनको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ठीक है, सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं इनको? सैक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा जो भी वेस्ट निकलेगा, जो क्या बोलते हैं इसको, सेल्स का जो वेस्ट होता है, या फॉरेन बैक्टीरिया या वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, जितना भी निकलेगा वो इसके अंदर जाएगा। इसका जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय, वेस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड पार्ट, जो थर्ड मास्टर जो मेन पार्ट है। ठीक है, इसको जो है हम मास्टर कंट्रोलर भी बोलते हैं न्यूक्लियस को, या तो हम इसको मास्टर कंट्रोलर बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल ऑल्सो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होती है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
जो डबल लेयर्ड है, ठीक है, उसके अंदर भी टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। ये अगर ये है तो इसके अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर बाहर जो है ट्रांसपोर्ट हमारा जाएगा, जो भी हमें मटेरियल चाहिए होगा या यहाँ से बाहर भेजना होगा, ठीक है, वो सब इन्हीं पोर्स के थ्रू होगा। और ये भी सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, मीन्स सिर्फ वो चीज बाहर जा सकती है जिसको ये अलो करेगा, और अंदर भी वही आ सकती है जिसको ये अलो करेगा, ठीक है। तो ये टिनी होल्स जो है हमारा, ये सिर्फ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज जो है, इसके अंदर एक हार्ड डार्क स्पॉट होता है, ठीक है, डार्क स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है, वो क्या करता है, वो करता है मैन्युफैक्चर राइबोसोम्स को, ठीक है। उसमें जितने भी हमारे राइबोसोम्स एंड ऑल बनते हैं वो न्यूक्लियोलस ही बनाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो है डीएनए, मीन्स जो भी हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब यूजुअली 2 फॉर्म्स में होता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए है वो 2 फॉर्म्स में होता है। एक होता है, ठीक है, क्रोमेटिन के फॉर्म में, दूसरा होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो एक क्रोमेटिन, ठीक है, ये जो है क्रोमेटिन, ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये यूजुअली तब होता है व्हेन द सेल इज रेस्टिंग, ठीक है। और दूसरा जो है क्रोमोसोम्स, जो है ये हाईली कंडेंस्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं, ठीक है। यूजुअली जो आपको पता होना चाहिए, ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम 23 पेयर्स बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। और अगर हम ऐसे देखें तो 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। सो व्हाट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। जैसे अब इसमें कैसे कैसे होता है, पहली चीज जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो सिंपल एक होता है जीरो एनर्जी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जीरो एनर्जी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, 2 तरीके से होता है, एक है डिफ्यूजन, ठीक है, दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। आपको पता होगा डिफ्यूजन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास CO2 और O2 है, ठीक है। क्या मतलब है डिफ्यूजन का, कि ट्रांसफर ऑफ गैस, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स जो है मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे है CO2 और यहाँ पे सिर्फ O2 है, मतलब यहाँ कार्बन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, यहाँ पे जो ज्यादा है वो इधर जाएगा और यहाँ पे जो ज्यादा है वो इधर आएगा, ताकि ये जो है ये बैलेंस आउट हो सके, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा इधर ट्रेवल करेगा, थोड़ा सा कार्बन इधर ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से ये बैलेंस आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस आपको पता होगा, ये सिंपल, ये जो फ्लूइड जो ट्रैवल करता है, ठीक है, जो फ्लूइड मूवमेंट होती है हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे जो हमने अभी पहले बोला था कि सिलेक्टिवली परमेएबल, ठीक है, उसके थ्रू जो भी हमारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होता है उसके थ्रू जो भी मूवमेंट होगी वाटर की, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो जो था वो था जीरो एनर्जी ट्रांसपोर्ट, अब ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है वो ट्रांसपोर्ट जहां पे हमें एनर्जी रिक्वायर होगी एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। यहाँ पे हमारे एटीपीज खर्च होंगे, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे जो एनर्जी पैक है, ठीक है, वो यूज होंगे टू मूव सम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पे, इस वजह से एक मॉलिक्यूल को जो है हमें फोर्स करना पड़ता है इधर टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जिसमें एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है। ये सेल में डीएनए की बात हुई थी अभी, है ना, तो सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम रेडियोलॉजी पढ़ाते हैं या कुछ, ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं जब रेडिएशन पड़ती है सेल के ऊपर, ठीक है, तो सेल के अंदर डीएनए अगर डैमेज होता है तो क्या होगा, जैसे डीएनए डैमेज होगा तो सेल जो है डिवाइड होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसी का दूसरा लिंक अगर आप लेंगे पैथोलॉजी वाला लिंक, ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो एक सेल है, ठीक है, और इसकी ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई, ठीक है, मान लो डिफ्यूजन हुआ ही नहीं, ठीक है, जब डिफ्यूजन नहीं होगा ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुई, यहाँ पे रुक गई, तो इस सेल के अंदर अब कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, जिसको आप मेडिकल टर्म में हाइपोक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खत्म होने लगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। जब एटीपी नहीं बन रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो सेल क्या है वो पंप करना, मतलब उसके लिए पंपिंग जो है फेल हो जाती है। पंपिंग क्या है, फेल हो जाती है। पंपिंग फेल होने की वजह से जितना भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितना भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सेल के अंदर रश हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है हमारी बल्ज, या तो जिसको हम बोलते हैं स्वेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम सेल्यूलर एडिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है सेल टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सेल टू ह्यूमन बॉडी का क्या मतलब है, मतलब कि हमने बोला जो सेल है वो है स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ बॉडी,
ठीक है। इसका मतलब हमारी जो बॉडी बनी है वो इसी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से बनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही हमारी जो बॉडी है वो शुरू हुई है, ठीक है। अब कैसे, किन किन चीज़ों से, वो हम देखेंगे। पहली चीज़, जब सेल प्लस सेल मिलेगा तो वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, जब भी सेल और सेल मिलता है, मान लो कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी एक सिंगल सेल ले लो, सिंगल मसल सेल ले लो, सिंगल आप नर्व सेल ले लो, सिंगल ब्लड सेल ले लो, तो जो भी बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो एक टिश्यू फॉर्म करेंगे। जब नेक्स्ट जो है वो हमारा टिश्यू प्लस टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू और टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे मेनली हमेशा यूजुअली 4 टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है हमारा वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है, ये हमारा सारा प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। एपिथेलियल जो है हमारे ये टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे स्किन्स को, लाइनिंग्स को, ठीक है, तो और कवर करते हैं, ठीक है। सो हम बोलेंगे प्रोटेक्शन प्लस कवर, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं हमारे, वो सपोर्ट करते हैं, तो वो हम बोलते हैं वो बाइंड करते हैं, ठीक है। बाइंड मीन्स जोड़ना, ठीक है, किसी भी दो चीज को जोड़ना, जैसे बोन और मसल या फैट, ठीक है, किसी भी 2-3 चीज को जोड़ने में जो हमारा हेल्प करेगी, ठीक है। थर्ड जो है हमारा वो आता है मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। आपको पता है मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ठीक है, जैसे हार्ट मसल है, जैसे स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, वो हमारे मूवमेंट एंड ऑल में हेल्प करते हैं। चलिए, फोर्थ जो हमारा वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या है, यूजुअली हमारे जिसको हम बोलते हैं जो सिग्नल्स सेंड करेगा, ठीक है, जो हमारी बॉडी टू ब्रेन जो कनेक्शन है, ठीक है, जिसको वो यही बनाएगा। नर्वस टिश्यूज हमारा बॉडी टू ब्रेन जो है हमारा सिग्नल सिस्टम बनाएगा। तो मीन्स ये जो मेन 4 बहुत सारे टिश्यूज मिलके जब भी मिलेंगे तो ये एक बड़ा ऑर्गन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑर्गन प्लस ऑर्गन, ठीक है। तो ऑर्गन प्लस ऑर्गन क्या करता है, जब भी ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने जैसे अभी देखा टिश्यूज मिलके बहुत सारे एक प्रॉपर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन प्लस ऑर्गन जो है हमारा वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कोई भी सिस्टम ले लीजिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लीजिए, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जितने भी हमारे सिस्टम है सारे वो जो है यही ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलके बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिस्टम प्लस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम सिस्टम प्लस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम जो बनाएगा एक ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे सिस्टम्स, अब जो ये हमने 4 ही टिश्यू माने, ये 4 ले लीजिए, 4 ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जब ये सारे सिस्टम्स मिलेंगे तो एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होगा, ठीक है। यूजुअली हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 मेन ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो 4-5 तो यही हो गए, जैसे और भी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब सिस्टम्स पूरा मिलके एक पूरा ह्यूमन बॉडी फॉर्म करता है। Paramedical Study Hub